हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयताओं का अंत। अब दो ध्रुवीयताओं का अंत मतलब ये नहीं है कि दोनों पावर्स का ही अंत हो गया। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर उठी थी, यूएसए और यूएसएसआर। ये पूरी बुक ना एक तरह से आपको एक स्टोरी की तरह लाइन लेके चलेगी, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो हमने एक पार्ट स्टोरी का पढ़ लिया, चैप्टर 1। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखे तो आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब ये जो दो पोलर वर्ल्ड खड़े हुए थे, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, इन दोनों का एंड कैसे हुआ। मतलब इन दोनों का एंड का मतलब नहीं, बायपोलैरिटी का, यानी कि अब एक पोलैरिटी आ चुकी थी लेकिन इसका मतलब कोई एक हारी तो होगी। अब कौन सी हारी, क्यों हारी, कैसे हारी, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि हारी कौन सी, सोवियत यूनियन हारा। ठीक है, यानी कि रशिया वाला जो इलाका था, रशिया के साथ जो बाकी देश मिलकर जो सोवियत यूनियन बना था, यूएसएसआर, वो हारा था। अब कैसे हारा था, क्यों हारा था, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, अब इन्होंने पहले एक ओवरव्यू दे रखा है। ओवरव्यू में एक फोटो है आपके ऊपर, ठीक है, वो एक बर्लिन की वॉल है। ठीक है, बर्लिन वॉल कब बनी थी, ये कोल्ड वॉर के टाइम पे बनी थी। ठीक है, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे जब ये था कि जर्मन को बांटा गया था दो हिस्सों में। हमने कहा था कि दो आइडियोलॉजी में क्लैश देख लेते हैं कि कौन से आइडियोलॉजी क्या थी जिससे हमें समझ में आ जाए। तो देखो, ये जो आइडियोलॉजी है ये यहाँ से हमें समझना होगा। एक होती है कैपिटलिज्म, एक होती है सोशलिज्म और एक होता है कम्युनलिज्म। ठीक है, आपको लगता होगा समाजवाद साम्यवाद दोनों एक ही तो बात करते होंगे, बट इनमें भी अंतर होता है थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अब देखो, जो कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी होती है, जो पूंजीवाद सोसाइटी होती है, वो कैपिटल की बात करती है। कैपिटल यानी कि पूंजी की, पूंजी यानी कि जो भी हमारे पास पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो वाली चीजें। ठीक है, अब वो उसकी बात करती है, यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट में अपने भाव बढ़ाओ, जिस भी हिसाब से तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से अपना प्राइस रखो। स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करता, राज्य की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें एक सही जगह प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा कि रेट भी गवर्नमेंट ही बता रही है कि गरीबों को ये खाना नहीं मिल रहा तो तुम खाने का रेट कम कर दो। ये पूंजीवाद में ऐसा कुछ नहीं होता। पूंजीवाद ये कहता है जितना पैसा है तुम्हारे पास वो इन्वेस्ट करो, अपना खुशी से जियो, सरकार को तुमसे कोई मतलब नहीं है, अपनी मार्केट अलग रखो, सरकार अलग देखेगी। सरकार के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें सरकार का बहुत कम रोल होता है। ठीक है, और इसमें जो पूंजीवाद है उसमें क्या होता है, गरीबों के लिए भी सरकार का कोई दायित्व नहीं होता। ठीक है, अगर वो गरीब है तो भाई उसकी गलती है, वो कमाएगा खाएगा तो वो खुश जिंदा रहेगा, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं रहती। ठीक है, जो भी तुम्हारा स्टेट है, राज्य है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पावर से होता है। राज्य का मतलब कभी भी सिर्फ बाउंड्री से, नॉन लिविंग थिंग में मत लेना, एक ऐसा कम्युनिटी जो रूल कर रही है उसका, रूलर का कोई इसमें हाथ नहीं होता। अब हम सोसाइटी की जब बात करते हैं तब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद, यानी कि कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात होती है। तो सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म की अवधारणा होती है कि स्टेट का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि भाई कोई गरीब ना रहे, उसके यहाँ पे कोई भूखा पेट ना सोए, स्टेट सबकी हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है कि सबको जो काम है, ठीक है, काम उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा और काम के अकॉर्डिंग उसे पैसे मिलेंगे सबको। ठीक है, सबको काम प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। गरीबी ना हो वो स्टेट की जिम्मेदारी है, सबके वेलफेयर का सोचना वो स्टेट की जिम्मेदारी है। तो सोशलिज्म हो गया ये। ठीक है, अब कम्युनिज्म क्यों अलग है सोशलिज्म से। ठीक है, कम्युनिज्म भी यही कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन कम्युनिज्म ये कहता है कि कोई अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अमीर और गरीब के डिफरेंस ना होने की बात सोशलिज्म भी करता है, लेकिन फिर भी वो इतना रेडिकली नहीं करता जितना रेडिकली कम्युनिज्म करता है। कम्युनिज्म कहता है कि कोई ना अमीर होगा ना ही कोई गरीब होगा, ना कोई रिच होगा ना कोई पुअर होगा। तो क्या होगा, वो ये कहता है कि भले ही कोई कितना ही काम करे, भले ही कोई डॉक्टर है वो भी और कोई पियोन है वो भी, दोनों को इक्वली पैसे मिलेंगे, दोनों को इक्वली पैसे मिलेंगे। क्या मतलब है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन कम्युनिज्म यही कहता है। अब तुम कहोगे कि ऐसे तो कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि सबको तो सरकार खाना देगी और सरकार सबको इक्वली पैसा देगी, तो हम मेहनत क्यों करें। इसलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट आइडिया है ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, मतलब हम उसे प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकली हो पाएगा, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वाला जो आइडिया है कम्युनिज्म वाला, ये नहीं हो पाता है। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो सोवियत यूनियन था, जो हम यूएसएसआर की बात करते हैं, उसकी जो पार्टी थी जो उसे रूल करती थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि उसकी आइडिया क्या था, कम्युनिस्ट था। और कहने को तो ये कहता है कि रिच नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, यानी कि सबको ये कामरेड कहते हैं। कामरेड यानी कि साथी।
सबको एक कॉमरेड कहते हैं, साथी कहते हैं। लेकिन आप बताओ ऐसा कैसे होगा जब ये स्टेट को ये जिम्मेदारी देते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, तो स्टेट में भी तो लोग होंगे ना, और जो लोग होंगे जब उनके पास पॉलिटिकल पावर होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पावर भी होगी, वो कहीं ना कहीं उसे रूल भी करना चाहेंगे, तो अपने आप में फिर से वो कैपिटलिज्म वाली स्टेट आ जाएगी, है ना। तो सोशलिज्म क्या कहती है, स्टेट का रोल है, ठीक है, थोड़ा मतलब डिफरेंस कम से कम हो, अमीर और गरीब में डिफरेंस कम से कम हो, ठीक है। स्टेट उसमें क्या होगी, गरीबों को हेल्प प्रोवाइड करे। कैपिटलिज्म क्या कहेगा कि गरीबों को कुछ खाना हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, ज्यादातर टेक्नोलॉजी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी तभी तो बढ़ती है जब प्रॉब्लम आती है, तो जब लोगों को लगेगा कि अब हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें कमानी है तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचेंगे, वो सोचेंगे कि अब मैं इसे नए तरीके से कैसे करूँ, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ज्यादातर कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट की है, तो वो खुद देखेगी। तो एक तरह से हमारा ये ब्रॉड व्यू तैयार हो गया। और ये कम्युनलिज्म था किसमें, यूएसएसआर में, ठीक है, और कैपिटलिस्ट कहाँ था, यूएसए में। अब लड़ाई हमारी इसी बात पे थी कि कौन किसे। एक बार फिर से ये आइडियोलॉजी देख लेते हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी क्या थी जिससे हमें समझ में आ जाए। तो देखो ये जो आइडियोलॉजी है ये यहाँ से हमें समझना होगा। एक होती है कैपिटलिज्म, एक होती है सोशलिज्म और एक होता है कम्युनलिज्म, ठीक है। आपको लगता होगा समाजवाद साम्यवाद दोनों एक ही तो बात करते होंगे, बट इनमें भी अंतर होता है थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अब देखो जो कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी होती है, जो पूंजीवाद सोसाइटी होती है, वो कैपिटल की बात करती है। कैपिटल यानी कि पूंजी की, पूंजी यानी कि जो भी हमारे पास पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो वाली चीजें, ठीक है। अब वो उसकी बात करती है, यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट में अपने भाव बढ़ाओ, जिस भी हिसाब से तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से अपना प्राइस रखो। स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करता, राज्य की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, यानी कि गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना होगा कि तुम्हें एक सही जगह प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा कि रेट भी गवर्नमेंट ही बता रही है कि गरीबों को ये खाना नहीं मिल रहा तो तुम खाने का रेट कम कर दो। ये पूंजीवाद में ऐसा कुछ नहीं होता। पूंजीवाद क्या कहता है, जितना पैसा है तुम्हारे पास वो इन्वेस्ट करो, अपना खुशी से जियो, सरकार को तुमसे कोई मतलब नहीं है, अपनी मार्केट अलग रखो, सरकार अलग देखेगी। सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें सरकार का बहुत कम रोल होता है, ठीक है। और इसमें जो पूंजीवाद है उसमें क्या होता है, गरीबों के लिए भी सरकार का कोई दायित्व नहीं होता, ठीक है। अगर वो गरीब है तो भाई उसकी गलती है, वो कमाएगा खाएगा तो वो खुद जिंदा रहेगा, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं रहती, ठीक है। जो भी तुम्हारा स्टेट है, राज्य है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पावर से होता है, राज्य का मतलब कभी भी सिर्फ बाउंड्री से, नॉन लिविंग थिंग में मत लेना, एक एज अ कम्युनिटी जो रूल कर रही है उसका, रूलर का कोई इसमें हाथ नहीं होता। अब हम सोसाइटी की जब बात करते हैं तब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद, यानी कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात होती है। तो सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म की अवधारणा होती है कि स्टेट का यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि भाई कोई गरीब ना रहे उसके यहाँ पे, कोई भूखा पेट ना सोए, स्टेट सबकी हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है कि सबको जो काम है, ठीक है, काम उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा और काम के अकॉर्डिंग उसे पैसे मिलेंगे सबको, ठीक है। सबको काम प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, गरीबी ना हो वो स्टेट की जिम्मेदारी है, सबके वेलफेयर का सोचना वो स्टेट की जिम्मेदारी है। तो सोशलिज्म हो गया ये, ठीक है। अब कम्युनिज्म क्यों अलग है सोशलिज्म से, ठीक है। कम्युनिज्म भी यही कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन कम्युनिज्म ये कहता है कि कोई अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अमीर और गरीब के डिफरेंस ना होने की बात सोशलिज्म भी करता है, लेकिन फिर भी वो इतना रेडिकली नहीं करता जितना रेडिकली कम्युनिज्म करता है। कम्युनिज्म कहता है कि कोई ना अमीर होगा ना ही कोई गरीब होगा, ना कोई रिच होगा ना कोई पुअर होगा। तो क्या होगा, वो ये कहता है कि भले ही कोई कितना ही काम करे, भले ही कोई डॉक्टर है वो भी और कोई पियोन है वो भी, दोनों को इक्वली पैसे मिलेंगे, दोनों को इक्वली पैसे मिलेंगे। क्या मतलब है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन कम्युनिज्म यही कहता है। अब तुम कहोगे कि ऐसे तो कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि सबको तो सरकार खाना देगी और सरकार सबको इक्वली पैसा देगी, तो हम मेहनत क्यों करें। इसलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिस्ट आइडिया है ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, मतलब हम उसे प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकली हो पाएगा, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली वाला जो आइडिया है कम्युनिज्म वाला, ये नहीं हो पाता है। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो सोवियत यूनियन था, जो हम यूएसएसआर की बात करते हैं, उसकी जो पार्टी थी जो उसे रूल करती थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि उसकी आइडिया क्या था, कम्युनिस्ट था। और कहने को तो ये कहता है कि रिच नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, यानी कि सबको ये कामरेड कहते हैं। कामरेड यानी कि साथी,
सबको एक कॉमरेड कहते हैं, साथी कहते हैं। लेकिन आप बताओ ऐसा कैसे होगा जब ये स्टेट को ये जिम्मेदारी देते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, तो स्टेट में भी तो लोग होंगे ना, और जो लोग होंगे जब उनके पास पॉलिटिकल पावर होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल पावर भी होगी, वो कहीं ना कहीं उसे रूल भी करना चाहेंगे, तो अपने आप में फिर से वो कैपिटलिज्म वाली स्टेट आ जाएगी, है ना। तो सोशलिज्म क्या कहती है, स्टेट का रोल है, ठीक है, थोड़ा मतलब डिफरेंस कम से कम हो, अमीर और गरीब में डिफरेंस कम से कम हो, ठीक है। स्टेट उसमें क्या होगी, गरीबों को हेल्प प्रोवाइड करे। कैपिटलिज्म क्या कहेगा कि गरीबों को कुछ खाना हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, ज्यादातर टेक्नोलॉजी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी तभी तो बढ़ती है जब प्रॉब्लम आती है, तो जब लोगों को लगेगा कि अब हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें कमानी है तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचेंगे, वो सोचेंगे कि अब मैं इसे नए तरीके से कैसे करूँ, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ज्यादातर कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट की है, तो वो खुद देखेगी। तो एक तरह से हमारा ये ब्रॉड व्यू तैयार हो गया। और ये कम्युनलिज्म था किसमें, यूएसएसआर में, ठीक है, और कैपिटलिस्ट कहा था, यूएसए में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, उस टाइम पे क्या बना था, हमारी बर्लिन की वॉल बनी थी, यानी कि जर्मनी को बांट दिया गया था ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। जर्मनी का अगर हम यहाँ पे मैप देखेंगे तो आप देखिएगा जर्मनी का मैप, ये रहा, हाँ। तो जर्मनी का मैप में जो रेड कलर का है ना, एक तरह से मान लो कि इसे हाफ हाफ कर दिया गया था। कैसे हाफ हाफ कर दिया गया था, ऐसे काट दिया गया था। आधे में क्या था, ईस्ट वाला जो यूएसएसआर के साथ मिक्स हो गया था, आधे में कहा था वेस्ट वाला, ठीक है। लेकिन अब बात है कि ये जो लड़ाई वगैरह हो रही थी, इसके बाद क्या हुआ, बाद में जब ये कोल्ड वॉर का अंत हो गया तब इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तब ये ज्वाइन हो गया, यानी कि जो बर्लिन की जो दीवार थी उसे गिरा दिया गया ईस्ट के लोगों ने, यानी कि जर्मनी के इस वाले हिस्से के लोगों ने क्या किया कि उस दीवार को गिरा दिया। अब जब वो दीवार गिर गई, यानी कि अब एक तरह से जो दूसरी सत्ता थी वो खत्म हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारी चीजें एक साथ काम करने लगी, एक साथ काम क्या करने लगी, जो दूसरी दुनिया थी, दूसरी दुनिया किसे कहा गया, ये जो सोवियत संघ वाली जो दुनिया थी, सेकेंड वर्ल्ड, वो एक तरह से खत्म हो गया। जो यूरोपियन के देश हैं जिन्होंने अपने आप को सोवियत ब्लॉक में शिफ्ट कर लिया था, वो फिर से चेंज होने लगे, और ये सबको सोवियत यूनियन को चुपचाप बैठ के देखना पड़ा। और चुपचाप बैठ के क्यों देखना पड़ा, क्योंकि इस टाइम कोई मिलिट्री पावर नहीं थी जिन्हें ये दमन कर सकते थे। इस बार लोगों की शक्ति, लोगों के आंदोलन थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा देखना पड़ा और उनका विघटन हो गया। अब देखो क्या था सोवियत यूनियन, यही हमने पढ़ा, सोवियत सिस्टम था क्या, यूएसएसआर था, ठीक है। वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन वही जो हमने आइडियोलॉजी पढ़ी थी कि अब सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अब इन्होंने सोचा था 1917 में क्या हुआ, इनका 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ, और जिसमें ये कहा गया कि अब धीरे धीरे हम क्या लाएंगे, एगैलिटेरियन सोसाइटी लाएंगे। एगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, समतावादी सोसाइटी, यानी कि सबको समान माना जाएगा, सब खाने के लिए दिया जाएगा, कोई भूखमरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो पावर दिखाती है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं प्रॉपर्टी खरीद सकती हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगी, इसलिए तो कैपिटलिस्ट स्टेट जन्म लेता है, कैपिटल आती है लोगों के पास। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई भी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें थी। अब इन्होंने के अंदर क्या हुआ, सोशलिस्ट एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, और उस रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिस्ट सिस्टम आ गया। और इसमें क्या हुआ, इन्होंने पार्टी सिस्टम को प्रायोरिटी दी, और पार्टी कौन सी पार्टी ने रूल किया, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया, ठीक है। इनके रूल में क्या हुआ, उन्होंने पूरी इकोनॉमी को प्लान किया और उन्होंने सारी स्टेट को कंट्रोल किया कि हम ऐसे ऐसे अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे और सबको उससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा भी था। अब देखो क्या हुआ, रशिया वाला जो रूस वाला जो देश था उसने काफी लोगों को अपने साथ जोड़ा, ठीक है। जो 15 कंट्रीज का ये पूरा ग्रुप था जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, रशिया के साथ बाकी लोग भी, तो इन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया। जो पूर्वी यूरोप के देश थे ना, यूरोपियन कंट्री थी ईस्ट वाली, वो इसके साथ जुड़ी। इसके साथ क्यों जुड़ी, क्योंकि वहां पे उस टाइम फासिस्ट फोर्स थी। फासिस्ट फोर्स कौन सी, जर्मनी में जो वो था ना, क्या हिटलर को हम जानते हैं, तो हिटलर के चंगुल से जो मुक्त करवाया था रशिया ने, यानी कि यूएसएसआर ने, सॉरी रशिया ने नहीं, यूएसएसआर ने उसे मुक्त करवाया था। इसलिए जो ईस्ट की यूरोप की ईस्ट की कंट्री थी ना, वो यूएसएसआर में जुड़ गई, ठीक है। जब वो इनके साथ जुड़ गई तब उस पूरे ब्लॉक को नाम दिया गया सोशलिस्ट ब्लॉक, या फिर कह दो जो हमने वार्सा संधि पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, वार्सा पैक्ट, जो मिलिट्री अलायंस था इनका, वो बना, जिसे हमने एक साथ क्या किया, यूएसएसआर कहा, ठीक है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, ये एक बहुत बड़ी पावर बन गई। हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, कितनी बड़ी पावर थी ये। इसने अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया उस टाइम तक। इनका क्या क्या अच्छी बात देखो, अब इनकी क्या कहती, कम्युनिस्ट नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था। एनर्जी के रिसोर्सेज इनके पास ज्यादा थे। अब देखो जितनी ज्यादा लैंड होगी उतनी ज्यादा तरह के रिसोर्सेज उनके पास आएंगे ना, अलग अलग लैंड पे अलग अलग ज्योग्राफी का एरिया है, अलग अलग बैकग्राउंड होने की वजह से अलग अलग रिसोर्सेज उनके पास आएंगे। तो एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए थे, तेल वगैरह, आयरन, स्टील, मशीनरी
प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये सब इनका बहुत अच्छा था। ये अपने अंदर ही अपने देश में पूरे यूएसएसआर में जो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, वहीं पे सबसे ज्यादा चीजें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे थे। पिन से लेके कार तक सब कुछ इनके अंदर प्रोड्यूस हो सकता था। जैसे आज के वर्ल्ड में देखें चाइना, ठीक है, तो चाइना सब चीज प्रोड्यूस कर सकता है ना, और वही स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है आजकल। वहां पे भी एक तरह की अब कम्युनिस्ट ऐसी ही पार्टी है जो कि अब थोड़ा, अब देखेंगे क्या क्या बुराई है उसमें, तब बताऊंगी मैं आपको। चलो, तो वेस्टर्न कैपिटल से क्या दिक्कत थी? बस ये थी कि क्वालिटी मैच नहीं कर पाती थी। यानी कि ये जो यूएसएसआर के देश थे, अपने अंदर सब कुछ तो बना लेते थे, लेकिन क्वालिटी मैच नहीं होती थी। जैसे चाइना का कहते हैं ना, चाइना का माल सस्ता होता है, बेकार होता है, चाइना का माल खराब हो जाएगा। तो अब टेक्नोलॉजी कैसे आती है? अब कोई कुछ नई चीज इन्वेंट करता है, जब वो एक देश से दूसरे देश जाती है तभी तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। तो इस वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। और लेकिन इसके साथ क्या फायदा था कि ये सिटीजन्स को एक मिनिमम क्या चीज प्रोवाइड करवा रहे थे? एक मिनिमम लिविंग प्रोवाइड करवा रहे थे कि कम से कम तुम्हें इतना तो खाने को मिलेगा ही, ठीक है, रोज का खाना पीना, इतनी लाइफ तो तुम्हें मिलेगी, तुम गरीब नहीं रहोगे, यानी कि तुम कभी भूखे पेट नहीं सोओगे, इतना वो प्रोवाइड करवाती थी। और क्योंकि हमने पढ़ा भी कम्युनिस्ट, उसमें क्या होता है, सरकार की ड्यूटी होती है कि वो उसकी हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, इन सब पे काम करे। तो यहाँ पे सारी वेलफेयर स्कीम आती थी इस तरह की, और स्टेट की ऑनरशिप थी हर जगह, स्टेट डोमिनेट करता था। तो कोई भी बेरोजगारी भी नहीं थी, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी थी कि भाई बेरोजगारी भी लोगों की ना हो। अब स्टार्टिंग में तो इतने अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ, धीरे धीरे ऑथोरिटेरियन आ गया। ऑथोरिटेरियनशिप क्या होती है? जब एक ही अथॉरिटी होती है, एक ही सुप्रीम होता है और उसे ही सारी पावर होती है। तो धीरे धीरे मैंने बताया ना कि जब हम कम्युनिस्ट आइडिया में किसी एक को पावर दे देंगे तो भाई वो कम्युनिस्ट आइडिया रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फिर कोई एक पावर वर्ग में, मतलब एक वर्ग को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो यही हुआ। उसके बाद सिटीजन्स की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि डेमोक्रेसी थी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच था नहीं। अगर ये रिसोर्सेज ना प्रोवाइड कर पाए, खाना ना दें, ठीक है, रोजगार ना भी दे, तो भी लोग कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी वहां पे। जो लोग थे वो अपनी जो नाराजगी थी वो जोक और कार्टून के जरिए दिखाते थे, लेकिन जो सोवियत स्टेट था वो इन सबको रूल करता था। अब क्योंकि ये एक वन पार्टी सिस्टम बन चुका था, तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सारे इंस्टीट्यूशन उसी के अंडर थे। अब वो लोगों के लिए अकाउंटेबल भी नहीं था, इनके लोगों को जवाब दे तो थे नहीं। अब इलेक्शन तो होने नहीं वाले कि जाना पड़ेगा वोट मांगने जाना पड़ेगा, तो भाई लोगों के लिए कुछ काम तो करो, तभी तो वोट मांगोगे। तो वोट मांगने का कोई सिस्टम था नहीं, तो कोई दिक्कत तो थी नहीं सरकार को। तो सरकार ने फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। अब देखो, जो 15 डिफरेंट से वो यूरोपियन कंट्रीज जुड़ी थी ना, अब हमने देखा ना कि पहले फासिस्ट था यूरोप में, फिर यूएसएसआर ने उनकी हेल्प करी, तो फासिस्ट लोगों से यूएसएसआर मिल गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब कहने को तो रशिया जो था, या सोवियत यूनियन का जो पार्ट है, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट था रशिया, लेकिन सारी पावर रशिया के अंदर ही थी। यानी कि ग्रुप तो था ये 15 लोगों का। कितने लोगों का ग्रुप था? 15 अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप था, ठीक है। सिर्फ एक ग्रुप ही तो था, लेकिन सब पे रूल कौन करता था? एक रशिया ही रूल करता था हर सारे उसमें, क्योंकि रशिया इतनी बड़ी कंट्री था, ठीक है। तो हर जगह, चाहे उनके कल्चर से रिलेटेड काम हो, कोई कि कोई त्योहार मनाना है, कुछ भी है, सारी पावर उनके पास थी, ठीक है। और सारे रीजन्स को सप्रेस कर दिया जाता था, उनकी इच्छाएं नहीं पूछी जाती थी, ठीक है। तो सोवियत यूनियन था, उसने अपनी आर्म्स रेस तो बढ़ाई, यानी कि अपने हथियार तो बढ़ाई, लेकिन उसे समय समय पर बहुत ज्यादा मतलब घाटा हुआ, उसे बहुत ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ी। अब देखो, वो टेक्नोलॉजी में वेस्ट से तो थोड़ा कम ही था। ईस्ट मतलब हमारा साइड, ये जो यूएसएसआर वाला साइड हो गया, और वेस्ट वाला यूएसए वाला साइड। तो इसे बहुत कुछ चुकाना पड़ा। क्या क्या चुकाना पड़ा? उसकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना काम, अगर वो मान लो जितने पैसे वो बारूद इकट्ठा करने में, गोली बनाने में कर रहे हैं, उतना अगर वो सड़कें बनाने और बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं तो कितना डेवलप होता ना। तो इसे बहुत ज्यादा क्या चुकानी पड़ी? कीमत चुकानी पड़ी उसकी। और खासकर सबसे बड़ी कीमत क्या थी कि उसके सिटीजन्स की इच्छा वो पूरी नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे सिटीजन्स में क्या आने लगा कि भाई ये तो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई में लग के, हमारा काम करो, हमें और डेवलप करो। इसके सोवियत यूनियन ने क्या किया था? अफगानिस्तान में 1979 में घुस गया था ना, 1979 में अपनी ताकत को दिखाने के लिए अफगानिस्तान में वॉर के लिए चला गया था, उसे अपने में मिलाने के लिए। तो उससे क्या हुआ? लोगों पे और ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब लोगों को लगा कि हम तो यहाँ पे ऐसे पड़े हैं, हमारा तो डेवलपमेंट करनी है, पैसे लगाने दूसरे देश में। तो लोगों को आ गया, धीरे धीरे गुस्सा आने लगा, ठीक है। अब क्या है, ग्रोथ और टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे लोगों को वेस्ट की पसंद आने लगी। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि भाई जो खाना वगैरह है वो वेस्ट में कितना सही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इम्पोर्ट होने लगा खाना, यानी कि यहाँ पे भुखमरी वजह से सिचुएशन आ गई कि नहीं, खाना भी बाहर से मंगाना पड़ रहा था। अब किसी भी कंट्री में अगर ऐसा हो ना कि खाना भी बाहर से मंगाना पड़ रहा हो, मतलब ये समझ लो कि अपने जो घोड़े की लगाम है ना, वो आपने दूसरे देश को दे दी, वो चाहे तो कभी भी इम्पोर्ट रोक देगा, तुम भूखे मर जाओगे सब। तो ये बहुत ही ज्यादा गंदी सिचुएशन होती है। धीरे धीरे सोवियत इकोनॉमी जो थी 1970 तक आके हिली और फिर ठहर सी गई, रुक गई, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो देखो सोवियत यूनियन क्या है, एक बार यहाँ देखो मैप में,
ये सारे देश आते हैं सोवियत यूनियन के अंदर। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रशिया है, मोनोगोलिया है, कजाकिस्तान है, मोनोगोलिया नहीं है सॉरी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लताविया, लिथुआनिया, रशिया, एस्टोनिया। ठीक है, ये रशिया सिर्फ यहाँ नहीं है, रशिया ये वाला इलाका भी है बड़ा सा। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज थी जो मिलकर सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर बना रही थी। अब देखो ये धीरे धीरे कैसे टूटेंगे, आप मैप में देख लेना। ठीक है, अब देखो, अब ये सारी चीजें हुई, पहले तो सारी अच्छी चीजें हुई, लेकिन अब क्या है कि लोग पावर भी इतनी नहीं झेल सकते, एक कोई अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकते, तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब दिक्कतें आई तो किसी नेता को रियलाइज तो हुआ होगा, चलो भाई अब अच्छे इंसान भी होते हैं। तो एक ऐसे ही इंसान थे गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, यानी गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब देखो मैंने कहा कि अच्छा नेता है तो फिर विघटन कैसे हो गया। अब हम देखेंगे क्या हुआ। जब मिखाइल गोरबाचेव थे वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के, जब इनके पास सत्ता आ गई कम्युनिस्ट पार्टी की, किसमें 1985 में, तो इन्होंने सोचा कि वो अब देश को सुधारेंगे, अब इस संस्था को सुधारेंगे और कुछ बदलाव लाएंगे। इन्होंने सोचा कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, वेस्ट की, जैसे वेस्ट में क्या है कि मीडिया फ्री है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, हम अपने देश में भी ऐसे ही लाएंगे। तो गोरबाचेव ने कुछ ऐसी चीजें करी और उसने सोचा कि हम वेस्ट के साथ, यानी कि यूएसए के साथ, वेस्ट यहाँ पे यूएसए के लिए यूज हो रहा है, कि यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, ना हम ज्यादा मतलब लड़ाई भी नहीं करेंगे और ज्यादा साथ भी नहीं देंगे, मतलब नॉर्मल रहेंगे, कुछ ऐसा। अब हम अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो इन्होंने सोवियत ब्लॉक में क्या किया, वो जानते थे कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और ये सारी चीजें। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अब हम सुधार करेंगे। तो सोवियत यूनियन के जो बाकी लोग थे वो तो हम धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे ना, जितने भी लोग थे वो तो अब धीरे धीरे ये चाह रहे थे ना कि अब हमें इससे आजादी चाहिए। तो पहले क्या होता था कि सारे जो आंदोलन होते थे उन्हें दबा दिया जाता था सरकार के द्वारा, लेकिन गोरबाचेव के अंडर क्या हुआ कि उन्होंने किसी भी दमन को दबाया नहीं, उन्होंने किसी भी आंदोलन को दबाया नहीं, उन्होंने आवाज उठने दी कि भाई लोग हैं, बोल रहे हैं, बोलने दो। ठीक है, उन्होंने तो ये अच्छे के लिए किया, लेकिन अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो क्राइसिस था, ये जो आंदोलन थे या फिर लोगों ने जो विश्वास उठ गया था लोगों का, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ा और यूएसएसआर के विघटन में रिजल्ट हो गया। यानी कि रिजल्ट क्या निकला, यूएसएसआर का विघटन हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो करे थे इन्होंने, ठीक है, देश को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए, बहुत ज्यादा गलत हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी के ही अपोज में थे। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाकी नेता थे इसी के अपोज में थे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्हें बहुत ज्यादा फायदे मिले थे अपनी सरकार में। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी का आइडिया क्या था कि वो रूल कर रहे थे। ठीक है, अब अगर कोई एक नेता सही बन जाए तो बाकी सारी पार्टी थोड़ी ना सही बन जाती है। ठीक है, बाकी सारी पार्टी तो फिर भी वैसी थी, तो इसके ही अपने लोगों ने विरोध करा। ठीक है, द रिफॉर्म्स वर अपोज बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने खुद ने इन रिफॉर्म्स को अपोज किया था। ठीक है, देश के भले के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए। अब देखो, अब एक बार ना 1991 में तख्ता पलट हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। किसने करा था, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने। हार्डलाइनर कौन होते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं या गर्मपंथी होते हैं। कट्टरपंथी यानी कि वही लोग जो चाहते थे कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी रूल करे और यही सब होगा। तो इन्होंने क्या चाहा कि गोरबाचेव की सरकार को क्या कर दें, पलट दे, तख्ता पलट कर दे। अब इस तख्ता पलट को रोका किसने, बोरिस येल्त्सिन ने। जो बोरिस येल्त्सिन थे ये एक तरह के नेता थे जो उभर के आए और इन नेता ने इस तख्ता पलट को रोका, यानी कि तख्ता पलट नहीं होने दिया। ठीक है, अब ये तख्ता पलट तो रुक गया, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये फिर भी बहुत ज्यादा गलत सिद्ध होने लगा। गलत कैसे, क्योंकि अब लोगों के आवाज उठाने की वजह से क्या हो रहा था, पावर धीरे धीरे खिसकती जा रही थी। पहले पावर कहाँ थी, सिर्फ रशिया में थी। ठीक है, अब कहाँ पे आ गई, अलग अलग रिपब्लिक्स में आ गई। लोगों को लगा था कि जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें अलग होना है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। सेंट्रल एशिया का तो कल्चर बिल्कुल ही अलग था रशिया से। लेकिन क्या है, सेंट्रल एशिया के लोगों ने इतना वो नहीं करा, डिमांड नहीं करा अलग होने का। लेकिन जो यूरोप के देश थे ना, जो ज्यादा पढ़ लिख लिए थे, अब यूरोप वाला एरिया तो थोड़ा डेवलप्ड है ना, तो यूरोप के जो एरियाज थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्या लड़ाई करना शुरू करा कि भाई हमें आजादी दो, हमें आजादी दो। तो फिर येल्त्सिन के लीडरशिप में, यानी कि जब येल्त्सिन नेता थे उनके लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों अलग हो गए। इन्होंने घोषित कर दिया कि अब सोवियत यूनियन टूट गया। कौन कौन, येल्त्सिन के नेतृत्व में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। एक बार मैप में देखेंगे, देखो बेलारूस और यूक्रेन, ये रहा बेलारूस, ये रहा छोटा सा, आपको दिख गया होगा। ठीक है, और यूक्रेन ये रहा वहीं पे उसके नीचे, ये मोल्डोवा के बीच में यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब ये धीरे धीरे टूट गया। अब इतना बड़ा ऐसे कैसे टूट गया, सोचने वाली बात है ना।
अब जैसे ये टूटा, वैसे यूएसएसआर जैसे ही टूटा तो उसके बाद ये सारे जो देश थे वो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। वो हमने कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट देखा ना कि भारत ने क्या किया था, सारे तभी आजाद हुए हुए देशों का एक ग्रुप बनाया था, नाम का ग्रुप बनाया था, कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया था। तो उन लोगों के साथ ये लोग जाके जुड़ गए। अब ये बात है कि ये तो लोग जुड़ गए, लेकिन अब जैसे ये डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ, इस डिसइंटीग्रेशन का कारण अब रशिया बच गया सिर्फ। अब डिसइंटीग्रेशन क्या था, मतलब ग्रुप क्या था इनका, 15 लोगों का ग्रुप था, 15 लोगों का ग्रुप टूट गया तो ये बाकी 14 कंट्रीज और प्लस एक जो रशिया थी जो पूरे सबको रूल कर रही थी। अब रशिया क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री थी तो हर जगह क्या करा, उसने यूएसएसआर की जितनी पावर्स थी या फिर जो यूएसएसआर काम कर रहा था वो सारे काम अब रशिया के हो गए। अब रशिया के क्या क्या हो गए, जितने भी आर्मी थी, जितनी भी मतलब इसकी वो थे वेपन्स थे, वो सब रशिया के हो गए। ठीक है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल था उसमें जो यूएसएसआर की सीट थी वो अब किसकी सीट हो गई, रशिया की सीट हो गई। हम जानते हैं ना कि परमानेंट मेंबर्स हैं रशिया, अमेरिका, ये सब क्या है, परमानेंट मेंबर है यूएन में। तो वो सारी सीट किसकी है, पहले वो यूएसएसआर की थी, अब किसकी हो गई, रशिया की हो गई। यानी कि रशिया एक तरह का उनका क्या निकला, उत्तराधिकारी निकला। किसका, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन निकला, रशिया निकला। ठीक है, अब हम देख रहे हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई गोरबचेव आया, गोरबचेव ने बदलाव लाने की कोशिश करी, उसके बदलावों के चलते उसी की पार्टी ने उसका विरोध करा और उसकी हेल्प येल्सिन ने कर दी। ठीक है, लेकिन और उसके बाद हमने सीधा ये देख लिया कि येल्सिन के सिग्नेचर से 3 देश टूट गए और बाकी सब भी धीरे धीरे टूट गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी पावर एकदम से थोड़ी ना गिर जाएगी, क्या हुआ ऐसा जो वो गिर गई। अब हम देखेंगे धीरे धीरे कैसे कैसे ये सारी चीजें हो रही थी और कैसे कैसे वो गिर गया। अब देखो कैसे गिरा, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है हम वो पावर थी उसमें लोगों की आकांक्षाएं बढ़ने लगी थी ना, जो लोग थे, पब्लिक था, पीपल थी, उसके एस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। वो सोचने लगे थे ना कि अब हमें आगे चलना है और हमें डेवलपमेंट चाहिए और ये सारी चीजें चाहिए। तो इसकी वजह से पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन क्या हो गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था, आर्थिक मंदी आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी, क्योंकि जो सरकार थी वो जवाबदेह तो थी नहीं लोगों के लिए, तो वो कुछ काम करें ना करें लोग कुछ कह ही नहीं सकते थे उसे, तो लोग को गुस्सा आ गया। तो दूसरा रीजन ये हो गया। पहला क्या, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ने लगी थी, उन्हें एक डेमोक्रेसी चाहिए थी। ठीक है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी इनके घर के अंदर ही, यानी कि यूएसएसआर के अंदर ही। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकल स्टैग्नेशन आ गया था। तीसरा, अब क्योंकि जो आम नागरिक थे ना, जो नॉर्मल इंसान थे, वो धीरे धीरे बाकी चीजों को पढ़ने लगे थे, वो पश्चिमी के वेस्टर्न कल्चर को जानने लगे थे और वो समझ गए थे कि अब हमारे अंदर ना कुछ दिक्कत है, जो हम इतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं यूएस से जितने। तो उनकी अपनी राज व्यवस्था पे उन्हें शक होने लगा और वो पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था चाहती थी। कैसी राज व्यवस्था चाहती थी कि हमारे ऊपर कैसे लीड हो, जैसे वेस्ट के लोग है ना इकोनॉमिकली एडवांस हैं और जैसे उनकी पावर लीड करती है वैसे ही हम लीड करें। ठीक है, तो वो ये चाहते थे। इस वजह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, जो अब धीरे धीरे नॉलेजेबल हो गए थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो वेस्ट का सिस्टम ज्यादा पसंद करने लगे थे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को रूल करते करते 70 साल हो गए थे। चौथा पॉइंट बता रही हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी को रूल करते करते कितने साल हो गए थे, 70 साल हो गए थे। और लोगों के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई जवाबदेही नहीं थी उनकी कि लोगों को जवाब देना है, कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जवाबदेही नहीं होगी तो ऑब्वियसली काम तो वो घंटा करेंगे, जब वो काम ही नहीं करेंगे तो फिर लोगों को गुस्सा आएगा। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट क्या था कि वो सत्ता बहुत ज्यादा केंद्रीकृत थी, यानी कि सेंट्रलाइज थी बहुत ज्यादा। ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा स्लो था। ठीक है, करप्ट हो चुका था और एक तो इकट्ठा था, एक ही जगह था सिर्फ, और वो भी करप्ट था, इनएबिलिटी थी काम करने में। वो मिस्टेक अपनी ठीक ही नहीं करते थे, गलत हो गया कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उन्हें। तो ये सब था, इनएबिलिटी थी, वो मिस्टेक को ठीक नहीं करते थे, इस वजह से लोग और गुस्सा होने लगे। इसके अलावा जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पार्टी के लीडर्स थे ना, उन्हें ना बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस थे, यानी कि उन्हें बहुत कुछ फायदे मिलते थे और नॉर्मल सिटीजन को वो फायदे नहीं मिलते थे, यानी कि यहाँ पे भेदभाव था। अब देखो कहाँ कम्युनिस्ट आइडिया क्या कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब साथी हैं, सब एक साथ हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टी के लोगों में और नॉर्मल लोगों में भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि वो इम्प्रैक्टिकल है। इन सब लोग अपने हिसाब से मोड़ मोड़ के प्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से मोड़ लिया और फिर क्या करा, पार्टी के लोगों को ज्यादा पावर दे दी। तो अब लोगों को इस पे गुस्सा आया कि भाई पार्टी के लोग के स्पेशल है, जो उन्हें ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी दिक्कतें आने लगी। और अगर हम गोरबाचेव के रिफॉर्म्स की बात करें तो हमने देख तो लिया कि गोरबाचेव बदलना चाहता था। अब उसने बदला कैसे, उसने जो इकोनॉमी थी वो ओपन करी, थोड़ी सी ओपन करी। ठीक है, और उसने धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश करी, लेकिन उसका ये धीरे धीरे बदलाव लाना ही उसके लिए घातक हो गया। अब धीरे धीरे बदलाव लाना कैसे घातक हो गया, अब देखो 2 तरह के लोग थे। एक तो चाहते थे कि जो पुराने सिस्टम है वही चला रहे, जैसे पार्टी वाला जो पार्टी के लोग थे वो चाहते थे कि यही पुराने सिस्टम चला रहे, हम रूल करते रहे। दूसरे लोग थे जो चाहते थे कि रिफॉर्म्स आए, बदलाव आए। ठीक है,
इन्होंने काम करा धीरे धीरे, इन्होंने सोचा कि बैलेंस कर लेंगे ये, लेकिन क्या हुआ, पार्टी सिस्टम ने कहा कि भाई तुम बहुत तेज बदलाव ला रहे हो और तुम मतलब ये क्या है, इससे हमारे बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, तो इन लोगों ने इससे कट्टी कर ली, यानी कि इन लोगों ने इससे लड़ाई कर ली, या फिर कहो इसके खिलाफ हो गए ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहा है, और जो चाहते थे रिफॉर्म हो उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत धीरे धीरे रिफॉर्म कर रहे हो और तेज करो। तो ये जो तेज और मंदे की लड़ाई थी, इस वजह से मिखाइल गोर्बाचेव के सारे रिफॉर्म फ्लॉप हो गए, और मिखाइल गोर्बाचेव ने दोनों का विश्वास था वो दोनों का ही विश्वास खो दिया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का ही विश्वास खो दिया, इस वजह से क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव खुद ही कोई प्रूफ नहीं कर पाए कि वो आखिर चाहते क्या थे। ठीक है, और मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को वो खुद ही डिफेंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो टग ऑफ वॉर हुई थी, जो खींचातानी चल रही थी दोनों में कि तेज रिफॉर्म कर दिए, धीरे रिफॉर्म कर दिए, जो एक तबका था नहीं चाहता था, एक तबका था चाहता था। ठीक है, तो इस चक्कर में वो पूरा ही फ्लॉप हो गया उनका आइडिया, और जब गोर्बाचेव खुद ही अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो आइडिया फ्लॉप। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, धीरे धीरे अब नेशनलिज्म की भावना को उदय होने लगा, राष्ट्रीयता की भावना को उदय होने लगा, और संप्रभुता की इच्छा आने लगी, यानी कि सोवरेनिटी आने लगी। अब देखो जितने भी वो 15 ग्रुप थे, हमने देखा था ना, वैसे कहने को तो 15 ग्रुप थे, लेकिन यूएसएसआर को रशिया लीड कर रहा था। ठीक है, जो बाकी के 14 मेंबर थे उन्हें क्या होने लगा कि भाई हम अपने ऊपर शासन खुद ही करेंगे ना, हम यूएसएसआर की क्यों सुने। नेशनलिज्म की भावना क्या होती है, अपने देश को सबसे आगे रखने वाली भावना। तो ये जो छोटे छोटे देश थे, अगर हम यहाँ पे देखें मैप में, ये जो छोटे छोटे देश थे, अब इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। अब इन्हें लगने लगा था कि भैया अब हमें आगे बढ़ना है ना। ये जो बाकी छोटे छोटे देश हैं आसपास वाले, इन लोगों को क्या लगने लगा था कि इन्हें आगे बढ़ना है, अब ये इसके अंडर नहीं रह सकते हैं। तो जो बाल्टिक गणराज्य है, देखो यहाँ पे बाल्टिक गणराज्य कौन कौन आता है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये सब देखो ऊपर है ये। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बाल्टिक गणराज्य बनाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में आने लगा कि हमें अलग होना है, हमें एक अपना देश बनाना है। तो धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना आने लगी, और सोवर्निटी, जैसे हमारा देश सोवरन है ना, हमारा देश सोवरन क्यों है, क्योंकि हमारे लोग ही हम पे शासन करते हैं, और यहाँ पे कौन शासन कर रहा था, सब पे रशिया शासन कर रहा था, तो इसलिए इन्हें दिक्कत होने लगी थी। अब इतने सारी दिक्कतों के बाद, तो इस वजह से धीरे धीरे इसी के लोग जब प्रोटेस्ट करने लगे के खिलाफ, तो इंटीग्रेशन होने लगा, और वो डिसइंटीग्रेशन होने लगा, और उन्हें ये सब देखना पड़ा। वैसे ही कहा जा सकता है कि अगर मिखाइल गोर्बाचेव एक बार को रिफॉर्म्स ना भी करते, व्हाट इफ, यानी कि ये वो है कंडीशन है कि अगर ऐसा होता, तो अगर एक बार को वो ना करते, क्या नहीं करते, अपने रिफॉर्म ना भी करते, तब भी सोवियत यूनियन टूटना ही था। क्यों टूटना था, क्योंकि इतने बड़े एरिया के लोग, जब लोगों के अंदर ये भावना आने लगी थी कि हमें इनके अंदर नहीं रहना, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो ये डिससेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी क्रांति में बदलता ही। वो तो इनके रिफॉर्म ने क्या किया, उसे स्पीड देती। ठीक है, उसे स्पीड दे दी, लेकिन ये कभी ना कभी तो टूटता ही। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, जितने भी गणराज्य थे धीरे धीरे टूटने लगे, अलग अलग हो गए। ठीक है, रीजन हमने पढ़ लिया क्यों हो गए। जो यूरोपीय कंट्री थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो ज्यादातर प्रॉस्पेरस थी, समृद्ध पार्ट था रशिया का और बाल्टिक एरिया, ये सारे जो यूक्रेन और जॉर्जिया थे, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए थे, जो ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को समझते थे, उन्हें फायदे नुकसान ज्यादा पता थे, तो इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, प्रोटेस्ट किया। क्या लग रहा था कि सेंट्रल एशिया करेगा, लेकिन सेंट्रल एशिया ने नहीं किया। सेंट्रल एशिया करेगा ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि सेंट्रल एशिया का जो कल्चर है ना, सेंट्रल एशिया अगर आप एशिया को देखोगे तो अरबी वाला इलाका है, जो आप इनका कल्चर देखोगे वो बहुत अलग था रशिया से। तो रशिया को लगा था, यूएसएसआर को लगा था कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बट इन्होंने कम किया, ज्यादा किसने किया, यूरोपियन कंट्रीज ने किया। और इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद, इतने सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा विघटन हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि विघटन के बाद क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, ये पूरा क्या है, आपकी एक टाइमलाइन है कि किसके बाद क्या हुआ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस स्टोरी के अंदर ये सब कुछ कवर हो जाएगा। लीडर्स के बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे एक को रटो कि कौन क्या था। ठीक है, आप लीडर्स के सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, और मेन क्वेश्चन तो इससे यही पूछा जाता है कि भाई क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन, जो हमने अभी रीजन पढ़ा पूरा 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 9 पॉइंट्स। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 का 8 जो आप देख लेना कितने पॉइंट्स लिखने, यही मेन क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम पार्ट 2 में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।